हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी धनबाद। और आप बने हैं आज के टॉपिक में क्लास 6 के NCERT बुक का टॉपिक है सामाजिक और राजनीति व्यवस्था, जिसमें आप 4 यूनिट पर फोकस करने का काम करेंगे। यूनिट 1 विविधता, इसमें 2 अध्याय है। विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव। यूनिट 2 सरकार, जिसमें अध्याय 3 में सरकार क्या है, अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पर फोकस करेंगे। यूनिट 3 में 3 टॉपिक फोकस करेंगे, जो कि यूनिट 3 है स्थानीय सरकार और प्रशासन, जिसमें लेसन 5 में है पंचायती राज, लेसन 6 गांव का प्रशासन, लेसन 7 नगर प्रशासन, और फाइनली यूनिट 4 पे फोकस करेंगे आजीविकाएं। इसमें 2 अध्याय पे फोकस होगा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, और सेकेंड अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो देखिए, तो सबसे पहला फोकस हम करेंगे। देखिए, ये सब आखिर क्लास 6 की क्यों उठाए गए, क्या रीज़न है? तो मेनली रीज़न होती है कि आप जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। आप हो सकता है उसमें पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा विविधता वर्ड क्या होता है, इसमें भेदभाव क्या होता है, सरकार क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, गांव का प्रशासन क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे चलती है। आप देखोगे इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप समझते नहीं है। तो इसलिए बेसिक टू बोले तो शून्य से शिखर तक हम लोग चलेंगे, लो टू हाई की ओर चलेंगे, और अपनी मंजिल को पाने का काम जरूर से जरूर करेंगे। तो आप देखोगे यूनिट 1 टॉपिक है विविधता। विविधता पे अगर फोकस किया जाए तो आप देख सकते हो लेसन 1 विविधता की समझ। जैसे हर बातों पर फोकस करेंगे, रीड करते हम आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि हर चीज तरह का आप उसको सुने, समझे और विचार करें। कहा जा रहा कि अगर आप जिस कक्षा में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस समुदाय में रहते हो, आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाने का काम करें। चारों तरफ नज़र दौड़ाए। क्या कोई ऐसी साथी हैं, क्या ऐसे कोई परिवार के या समुदाय के लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न हैं, कई मामलों में भिन्न हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग क्षेत्रों में से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो बात समझ में आ रही, क्या करना? विविधता बोले तो हर चीज में डिफरेंसेस देखने को मिला। हर चीज़ में डिफरेंसेस बोले तो अभी आपने देखा उसके रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार, तो क्या विभिन्न तरह के बोले तो भिन्न तरह के चीज़ देखने को मिल रही है कि नहीं? तो इसी को क्या कहा गया? विविधता। आप देखोगे विविधता या अनेकता, ये वर्ड पे हमने स्पेशली जो पॉलिटी पढ़ाया था उस पर भी वर्ड पे फोकस किया गया है, और यहाँ पर भी आपको लोगों को फिर से बताने का काम किया जा रहा है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, इसलिए आपको मैंने शुरू में कहा कि आप जिस क्लास में हैं, जिस समुदाय में हैं, जिस समाज में हैं, आप अपने चारों तरफ के लोगों को देखें। अलग धर्म, अलग समुदाय, अलग भाषा, अलग संस्कृति से देखने को मिलती। तो क्या विभिन्नताएं देखने को मिली कि नहीं? वही भिन्नताएं विविधता कहलाती। आप देखोगे आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। आप देखोगे
यहाँ पर फोकस किया गया है। क्लास 6 के अनुसार 3 तरह के पिक्चर को फोकस किया जा रहा है। अलग अलग तरह के लोगों के दिख रहे हैं, रहन सहन दिख रहा है, और लोगों के रंग रूप दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो कहा जा रहा खाली बक्से में आप अपना उत्तर बनाइए। क्या आपका चित्र इन तीन चित्रों जैसा ही हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से भी नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। इस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, इसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भिन्नता है। कहा जा रहा जैसे यहाँ पर फोकस करने का काम करेंगे कि कुछ जवाब देंगे, जानकारी देंगे। बाहर जाते समय मैं ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ, मैं घर में ड्रेस में बात करती हूँ, मेरा पसंदीदा खेल ड्रेस है, मुझे ड्रेस के बारे में किताबें पढ़ना पसंद। जो भी कहा जा रहा कि अपनी अध्यापिका की सहायता से या अध्यापक की सहायता से ये पता कीजिए कि उसमें से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ये जो आपको यहाँ पर जो आंसर दिया, आप सारे जो बच्चे हैं उनसे आंसर लीजिए और देखिए कि क्या सबके आंसर एक जैसे होते हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी हैं जिसकी सूची उसकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो, शायद हो भी। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों की आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपके कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनके अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। जैसे देखोगे, दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचिए। कहा जा रहा मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो अनपढ़, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। बात समझिए, ये जो स्टोरी है इस पर फोकस कीजिए। क्या कहा जा रहा कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो कहा, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? आप देखोगे यहाँ पर दिया जा रहा है। कहा जा रहा कि हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। जब भी, मतलब अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार
अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो कहा कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ के साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखोगे वो किसके साथ आती थी। मतलब जब पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक से शोरगुल में डूब गया। बाकी कुछ सुनाई नहीं दी। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है क्या होता है? तो समीर का अर्थ होता हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। अब मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? बात समझिए। तो ये कहानी क्या दर्शा रहा कि दोनों अलग रंग रूप से हैं, दोनों अलग धर्म से हैं, दोनों अलग समुदाय से हैं, दोनों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो आप देखो रहन सहन भी अलग देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी से आपको दर्द देखने को मिल रही है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी। समीर 2
अखबार बेचता था। समीर दो का स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। संभवतः अपने इलाके में कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर, कपड़े को ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़क्र उस फ़क्र से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ध्यान देने का काम करेंगे। गैर बराबरी का मतलब क्या है भाई? गैर बराबरी का मतलब कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते थे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आप कुम्हार हैं, कुम्हार जाति के हो गए और बस वही बन सकते थे। मतलब आपकी जाति कुम्हारी होती और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी बदल नहीं सकता था। लेकिन आप देखो, बदल सकता था इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। मतलब आपका जन्म जिस घर में हुआ, आप उसी जाति के हो गए, आप उसी तरह का काम करने का काम करेंगे। आप देख सकते हो ये सब चीज़ देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, देखने का काम करें। उस एग्जाम्पल को, समीर के एग्जाम्पल को लेकर, जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे, आपके दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आप खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयाँ के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोग ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गौते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए, जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे? तो आइए नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे भारत में विविधता पर। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं।
नेक्स्ट है हम विविधता को कैसे समझें, लेकिन उसको समझने से पहले पहले इस चार्ट पे ध्यान देंगे कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए आप। जैसे प्रार्थना इबादत करना तो भक्ति गीत गाना, बाकी कैसे करते बताइए। शादी करना है तो अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके बाकी लिखिए। विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना तो मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अभिवादन करना, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार का कहना है ना, जैसे गुड मॉर्निंग हम लोग कहते हैं तो झारखंड में जोहार झारखंड इस तरह करके अभिवादन करते हैं। चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, तो इस तरह के आप लोग फोकस करने का काम करेंगे। और तो नेक्स्ट हम ध्यान देंगे हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, जब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे, वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में, तो देखिए ये जो भी थी यात्राएं किसके लिए, खेती बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग बार बार क्या करते थे, अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था, वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहीं के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वो भी अलग होंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप झारखंड में रहते हैं, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, कोई केरल तमिलनाडु में रहता है, आप देखिए सीधी सी बात है, वहाँ के लोगों का पहनने का, कपड़े का तरीका, खान पान करने का तरीका, उनके खान पान की आदतों का तरीका, काम करने का तरीका का तो वो देखने को मिलेंगे अलग अलग चीज़ें। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण में से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरल ही अपने सब्जी या अनाज उगाते हैं, इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। तो नेक्स्ट, लद्दाख, भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो एटलस में भारत का नक्शा देखेंगे, उसके ढूंढिए लद्दाख केरल कहाँ पर है, इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पैसे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी सूची बनाइए। अब क्या है, हम चर्चा करने वाले हैं लद्दाख।
ये जो पिक्चर दिख रहा है आप देख सकते हो, ये लद्दाख का दिख रहा है और ऊंचे पहाड़ वाला रेगिस्तान इलाका दिख रहा है। कहा जा रहा है लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। याद रखने का काम करेंगे कि बौद्ध धर्म, तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं मिले, लेकिन आप देखोगे कि लद्दाख की अगर बात करें तो ये आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। तो सबसे पहला उठा कि लद्दाख है का जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी के लिए, पीने के लिए, पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर करते रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन कहते हैं। तो याद रखेंगे पश्मीना ऊन लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्पेशली। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल जो शाल बनती है बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। आप देखोगे जैसे लद्दाख के रास्ते पर फोकस करें तो लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। मैंने चर्चा किया भी, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब, तो छोटा तिब्बत भारत का कौन सा जगह? लद्दाख। याद रखने का काम करेंगे। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो क्या नाम है? तिब्बत का ग्रंथ जिसका नाम केसर सागा। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। उस पर नाटक खेलते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है पश्मीना ऊन से पश्मीना शाल बनाते हैं। अब आइए केरल की बात करें। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता तो नाम सुना ही होगा आपने, ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे
तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। जाहिर सी बात है, अगर कहीं एक क्षेत्र में अगर कई तरह के धर्म, जाति, समुदाय, संस्कृति दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग आए होंगे, बसे होंगे, या ज़्यादातर तो यही फोकस होगा कि आकर बसे होंगे, रहे होंगे, या हमारे लोग कई जगहों में गए, वहाँ की संस्कृतियाँ, वहाँ की जाति, वहाँ की भाषा, वहाँ का समुदाय को लेकर आने का काम किया गया। चीन का व्यापारी भी केरल आया। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीन वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। आप देखोगे यहाँ दिख रहा है केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार। केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार आप देख सकते हो, जिसका नाम है ओणम। क्या है? ओणम। बोले तो नाव प्रतियोगिता इसमें देखने को मिलती है। आपने देखा कि जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है या नहीं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति उन व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं के में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता पर फोकस करते हैं। विविधता में एकता वर्ड पे भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लिए लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। देखिए तो क्या कहा जा रहा है, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे
प्यारे ना भूल जाना। गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सुनी परी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भागों के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गरे हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, ना भूल जाना। और देखोगे कि ये दिख रहा है कुछ स्टेटमेंट। यह जो अभी हमने गीत गाया, आप देख सकते हो कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिपूर्वक निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जानें गई, उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज द डिस्कवर ऑफ इंडिया में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट में फोकस कीजिए। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे? इसमें आप देखोगे कि कहा जा रहा कि इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारतीय विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें देने का काम किया। किसने किया? तो नेहरू ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में आप लिखने का काम करें। तो अब आपके टाइम स्टार्ट होते हैं, मेरे सवालों का जवाब देंगे और शब्दों को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के लिखने का काम कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस होगी लिखने की। पहला क्वेश्चन है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए और इनमें कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अपने विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। थर्ड क्वेश्चन, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार, क्या क्वेश्चन है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता में के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। नेक्स्ट, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं तो कैसे? आप जवाब दें और नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। तो देखिए, होती क्या है
कि आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे क्लास, लेकिन क्लास नहीं, स्किप ना करें, पूरी तरीके से सुनने का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जो एग्ज़ाम में जो प्री लेवल होते हैं वो थॉट आपको क्लियर करने का काम करते हैं। तो शेयर सब्सक्राइब के साथ बने रहे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।